हरियाणा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जो HPSC हरियाणा की जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी हरियाणा रिजेक्शन कमीशन बना हुआ है, जिसमें हरियाणा के नौजवानों के हकों को मारने का काम किया जा रहा है। ना तो हरियाणा के युवाओं को तवज्जो मिल रही, जितनी लिस्टें आ रही हैं पिछले कई वर्षों से, उसमें आप देख रहे हो या तो पद वेकेंट छोड़े जाते हैं या बाहर के बच्चों को हरियाणा के बच्चों से कहीं ज़्यादा उन लिस्ट के अंदर उनके नाम आते हैं। ये ऐसा किसी प्रदेश में नहीं हो रहा, केवल हरियाणा में ही हो रहा है। ऐसे में हरियाणा के बच्चे कहाँ जाएंगे? इसको लेकर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे पहले दो हमारे जो साथी हैं जो इस विषय पे पूरा प्रकाश डालेंगे तथ्यों समेत, हमारी बहन श्वेता ढुल, ये आप जानते हो इनको, ये इस बात को लेकर एक्टिविस्ट भी हैं, पूरे प्रदेश में हमेशा इन विषयों पर लेकर ये मुखर रही हैं। तो हमारी बहन इस पर बोलेंगी। उसके बाद इस पर कॉल टू एक्शन को लेकर हमारे PYC के प्रेसिडेंट निशित कटारिया जी, जिन्होंने यूथ कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम बनाया है उसको लेकर जानकारी देंगे और फिर मैं इस बात को कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले हमारी बहन श्वेता ढुल आपको इस विषय में विस्तृत जानकारी देंगी। हरियाणा सरकार खुद को बताती है कि वो पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता, बिना खर्ची, बिना पर्ची के भर्तियां करती है, लेकिन जो हाथी के दांत है वो खाने के और है और दिखाने के और है। क्योंकि जो भर्तियां हो रही हैं वो पूरी अपारदर्शिता के साथ, बेईमानी के साथ, पक्षपात के साथ और मनमानी के साथ हो रही है, और ये हम आपके सामने तथ्यों के साथ पेश करेंगे। हरियाणा सरकार और HPSC एक हिडन एजेंडा के तहत काम कर रही है, और हिडन एजेंडा क्या है कि हरियाणा के युवाओं को अपने ही राज्य में अफसर बनने से रोकना। और इसके कई पहलू हैं जो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला, बड़ी संख्या में पद होते हुए भी जानबूझकर सीटें खाली छोड़ना। इसका अभी मैं हालिया उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगी कि HPSC PGT कंप्यूटर साइंस की भर्ती 7 साल पहले निकली थी। 1711 पद थे, लेकिन केवल 39 भर्ती किए, बाकी सभी पद छोड़ दिए। जहां लगभग 100% बच्चे फेल कर दिए जाएं, वो मेरिट नहीं होता, मैनिपुलेशन होता है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो 613 पदों में से 151 ही बुलाए, जबकि दोगुना बुलाने चाहिए थे। सारे पद खाली छोड़ दिए। क्यों छोड़ रहे हैं खाली पद? दूसरा, आरक्षित वर्ग, पूर्व सैनिक, दिव्यांग अभ्यर्थियों की अनदेखी की जाती है। जो पैमाना अनारक्षित वर्ग के लिए 35%, वही आरक्षित वर्ग के लिए तो तुम रिजर्व कैटेगरीज को दे क्या रहे हो अलग से? और रिजर्व कैटेगरीज की सीट्स भी खाली छोड़ी जा रही हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी और सैनिकों की तकरीबन 85 पोस्टों में से एक का भी चयन नहीं किया है, इन्हें एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। और जो आरक्षित वर्ग की सीटें, जिस DSC की ये बात करते हैं, 2 दिन तक विधानसभा में चर्चाएं चलती रही कि हम इनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, 60 में से केवल 1 सिलेक्शन। तो ये क्या हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का भारी मात्रा में चयन किया जा रहा है अफसर लेवल की पोस्टों पे। और इसके भी उदाहरण है, हम आपको एक ये कागज देंगे जिसमें सारे आंकड़े हैं, इसमें से 2-4 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। लेक्चरर ग्रुप B टेक्निकल एजुकेशन 157 में से 103 बाहर के, HCS में 1/3 बाहर के। इसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में केवल 8% थे हरियाणा से, बाकी सब बाहर से, 92% बाहर से। भर्तियों के नाम पर हरियाणा में कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं है हरियाणा के बच्चों के लिए। जैसे यूपी में अफसर लेवल के पदों पर 2 GK के पेपर पूछे जाते हैं, हरियाणा में नहीं पूछते हैं। राजस्थान में राजस्थानी पूछ लेते हैं, राजस्थान GK पूछते हैं, हमारे यहाँ नहीं पूछते। हमारे यहाँ एन मौके पर GK हटा दी जाती है। हमारे यहाँ पर जब भर्ती आने वाली होती है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अनिवार्यता खत्म कर दी जाती है। हमारे बच्चे किसी और प्रदेश में मेडिकल के एग्जामिनेशंस नहीं दे सकते, लेकिन प्रत्येक प्रदेश के, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, वो सब यहाँ आके दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन बाहर के राज्यों में है। तो
और ये क्या कर रहे हैं अब? प्रत्येक भर्ती के साथ ये हमारे युवाओं का मनोबल तोड़ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं नालायक, नाकारा, अयोग्य। ये कहानी शुरू हुई थी खट्टर साहब से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा था कि हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं, उसको प्रूव करने पर तुले हुए नायब सिंह सैनी जी मैनिपुलेशन करके। तो ये नालायक कैसे बताते हैं? अब जैसे रिजल्ट आया, जितने इनके प्रवक्ता है, मंत्री हैं, संतरी हैं, सब आके बोल रहे हैं कि हमने तो योग्य का चयन किया है। तो जो बाहर बैठे बच्चे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या वो अयोग्य हैं? मुख्यमंत्री साहब आके बोल दे, कहते कि सारे के सारे नालायक हैं, हम मान जाएंगे। आप कहें तो सही है, आपके सीधा बोले तो सही। भर्तियों के नाम पे असल में हो रहा है दिखावा। असल उद्देश्य इनका है पक्के रोजगार खत्म करना। और इसका बहुत प्यारा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्ती, क्योंकि वो हालिया ही भर्ती है, उसमें इन्होंने कहा कि ये सारे नालायक हैं, अयोग्य हैं, हम इनका चयन नहीं करते। और 2 दिन बाद एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, जिस एडवर्टीजमेंट में कहते हैं कि क्योंकि हमारे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पद खाली पड़े हैं, इसलिए जो पीएचडी स्कॉलर है वो आके पढ़ाएंगे। अरे उन पीएचडी स्कॉलर्स को तो अभी तुमने रेगुलर में नालायक बता दिया, उन्हें फेल किया है। अब वही कैसे बढ़ा लेंगे? वो इसलिए बढ़ा लेंगे क्योंकि अब उन्हें एड हॉक पे रखोगे, मिनिमम सा कोई वेतन दोगे, फ्री में पढ़ाने की कोशिश रहेगी, तो अब वो योग्य कैसे हो जाएंगे? तो ये पक्के रोजगार धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को भी कमजोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पीएचडी की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, अन्य शिक्षकों की भर्ती है। हमारे यहाँ पे तकरीबन 5000 पोस्टें खाली हैं शिक्षकों की, लेकिन ये भर नहीं रहे हैं उन पोस्टों को। और जो शिक्षक नहीं होंगे यदि स्कूलों में, तो आप देखें कि बच्चे भी नहीं आएंगे फिर स्कूलों में, क्योंकि शिक्षक नहीं है। और बच्चे स्कूलों में नहीं है ये कहकर इन्होंने पिछले 3 सालों में 4803 सरकारी स्कूलों को ताला लगा दिया। अब नियुक्तियां नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे आएंगे? सरकारी स्कूल भी बंद कर रहे हैं। तो इनकी जो नीति है, ये उद्योगपतियों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, ये निजीकरण को बढ़ावा देने वाली इनकी नीति है। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देते हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी कार्यप्रणाली पे गंभीर सवाल उठते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपारदर्शी है ये। कैसे? अभ्यर्थी कह रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट अभ्यर्थी, कि हमारे प्रीलिम्स में उसी पेपर में तो 80-90% आए हैं, लेकिन दूसरे पेपर में हम 150 के 35% भी नहीं ले पाए। कैसे नहीं ले पाए? मेरी आंसर कॉपी दिखा दो। लेकिन आंसर कॉपी नहीं दिखाएंगे, काहे के पारदर्शी हुए? फिर बच्चों ने कहा कि ठीक है, हमने स्टैंडर्ड बुक से आंसर लिखे हैं, आप हमें मॉडल आंसर की ही दे दें। मॉडल आंसर की भी नहीं देते हैं, बच्चों को उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तो काहे का पारदर्शी कमीशन? आप दिखा तो कुछ भी नहीं रहे हैं। बेईमान है ये। बेईमान कैसे? जब यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी स्कॉलर राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, नेट जेआरएफ बन चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को फेल घोषित कर दिया। ये अविश्वसनीय है, ये असंभव है। इनफैक्ट कि ऐसा असंभव है कि ऐसे बच्चे 35% अंक बिना ले पाए। तीसरा, पक्षपात करते हैं। हरियाणा से बाहर के युवाओं का चयन हो रहा है, पक्षपात नहीं तो और क्या है। बाहर के लोगों को चयनित कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों को पीछे धकेल रहे हैं। और मनमानी, बिना किसी ठोस कारण के फेल घोषित करना, साक्ष्य देने से बचना और किसी भी आपत्ति पर कार्यवाही न करना, ये इनकी मनमानी चल रही है। इतना ही नहीं, एक और मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगी कि एक न्यूज डिबेट के दौरान, 2 दिन पहले न्यूज डिबेट थी, उसमें मैं खुद मौजूद थी। वहां पर एक अभ्यर्थी एचपीएससी का बैठा था, वो अपनी बात रख रहा था, उसको रोकने के लिए भाजपा के प्रवक्ता ने उसे ऑन कैमरा थ्रेटन किया, ऑन कैमरा उसे धमकाया, उससे पूछा, बता मेरे गांव का नाम क्या है, कौन से गांव का है, कौन से गांव का है। इतना गलत उनका तरीका था और इतनी गलत उसकी मंशा थी। हालांकि मैंने वहां पे विरोध दर्ज किया, उसी समय मौके पर विरोध दर्ज किया कि थ्रेटन कर रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज सामने आती है कि जो इनका विरोध करता है, इनके खिलाफ बात करता है, उनके नाम निकाल देते हैं, भर्ती रोक हो गया। और जो बच्चा आके बोलने की कोशिश करता है, उसी ने डराने धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि और सर और आवाजें ना उठे। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और भाई साहब, अब आप आगे प्लीज। धन्यवाद श्वेता, आपने डिटेल में तथ्यों के साथ जो ये बात रखी, और आप इस विषय पे काफ़ी मुखर भी हैं, और सार एक ही आ रहा है, एक ही निष्कर्ष आ रहा है कि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में काम नहीं कर रहा। हरियाणा
रिजेक्शन कमीशन के रूप में काम कर रहा है। हरियाणा के बच्चों के हकों को रिजेक्ट किया जा रहा है हर रूप से और हर वर्ग के बच्चों का। तो इसी बात को लेकर आगे हमने ये जो इनका धरना भी चल रहा है बच्चों का HPSC दफ्तर के बाहर, पूरी सर्दी बैठे रहे बच्चे, पूरे हरियाणा कोने कोने से आवाजें उठ रही हैं। जिन आवाजों में मुखर आवाज श्वेता बहन की है जिन्होंने आपके बीच में बात रखी, अब इस पे हम आगे इनकी लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के नौजवानों की लड़ाई किस रूप से लड़ेंगे, सड़क से संसद तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। उसमें हमारा पहला जो कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में हमारे प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निशित कटारिया जी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद एमपी साहब। हरियाणा के युवाओं के हक के लिए वह हरियाणा की भाजपा सरकार की जो युवा विरोधी रोजगार नीति के खिलाफ 17 फरवरी को पंचकुला में HPSC दफ्तर के बाहर हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस एक बहुत बड़ा घेराव करने जा रही है, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी व हमारे अम्बाड़ा से सांसद वरुण मुलायम जी के सानिध्य में हम हल्ला बोल एक प्रदर्शन करेंगे इस भाजपा जो गूंगी बहरी सरकार है इसको उठाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का रिमोट दिल्ली से चलता है, ऐसे ही हरियाणा में नौकरी लगाने का रिमोट कंट्रोल बाहर के प्रदेश से चल रहा है। हम पीछे हमने HPSC के सामने जो हमारे होनहार बच्चे जो बैठे हुए युवा साथी, वो युवा साथियों के से हम मिलकर भी आए और हमने उनकी मांगे जायज ठहराते हुए हम पूरे हरियाणा में हमने जिले वाइज जो हमारे आलोक वर्मा जी हैं हमने उनका पुतला दहन भी किया, हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया। जब ये सरकार अब ये गूंगी बहरी सरकार नहीं उठ रही तो इनको जताने के लिए, इनको उठाने के लिए हमने एक प्रदर्शन हमने प्लान किया है जिसको हम 17 फरवरी को पंचकुला के अंदर घेराव करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद साहब से देखिए हरियाणा में जो चल रहा है वो आपके सामने है। नौकरी बाहर वालों को और ठोकर अपने वालों को, ये हरियाणा के अंदर चल रहा है। और ठीक कहा भाई निशित ने कि जैसे हरियाणा की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चल रही है, ऐसे ही हरियाणा की नौकरियों का कंट्रोल भी प्रदेश से बाहरी एक व्यक्ति को दिया हुआ है। HPSC चेयरमैन हरियाणा 28 प्रदेशों में अकेला प्रदेश है जहां HPSC चेयरमैन हरियाणा के नहीं दूसरे प्रदेश के, बाकी हर प्रदेश में उसी प्रदेश के तो कोई ना कोई किसी नागरिक को अवसर मिला है। तो क्या हरियाणा के 3 करोड़ आबादी में कोई भी काबिल नहीं मिला भाजपा को जो HPSC के चेयरमैन के रूप में हरियाणा को सेवाएं दे सके? तो ये मंशा तो वहीं से प्रश्न चिन्ह, इनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह आता है। बहुत से प्रश्न हैं। क्या एक साजिश के तहत ऐसी समाज, OBC समाज के आरक्षण के हक को खाया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सारे आप देख रहे हैं SC, DSC और BCA, BCB सारे अलग अलग आरक्षित वर्गों की सीटों को खाली छोड़ा जा रहा है। जिस रूप से ग्रुप A और B की नौकरियों में बड़ी संख्या में हरियाणा से बाहर के युवाओं उम्मीदवारों का चयन हुआ है, तो क्या ये हरियाणा के युवाओं के हक में डाका नहीं है? और एक और बात आ रही है कि भर्तियों को 5 वर्षीय योजना बना दिया गया है। भर्तियों का इस्तेमाल राजनीतिकरण करने के बाद 5 साल तक उलझाया जाता है। चुनाव से 6 महीने पहले युवाओं को अपने चंगुल में फंसाया जाता है कि ये लिस्ट तैयार हो गई, वो लिस्ट तैयार हो गई, और भर्तियों का राजनीतिक इस्तेमाल करके वोट बटोर के और उसके बाद 5 साल तक हरियाणा के युवाओं को ठोकरें खाने मजबूर किया जाता। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा अपनी बात समाप्त करते हुए। अभी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में जो बताया गया कि लगभग सीटें खाली रही, कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की सीटें खाली,
उसमें मैं कुछ उदाहरण दूंगा 5-6। ये बहुत बड़ी लिस्ट ये श्वेता ढूल द्वारा तैयार की गई है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये उन ऐसे टॉपर्स की, ऐसे नौजवानों की जो टॉपर हैं, अपने अपने क्षेत्र के अंदर टॉप किया, अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप किया, लेकिन HPSC के इम्तिहान में इन युवाओं को क्वालिफाई नहीं किया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एक हमारी बहन सोनिया टॉप 10 रैंक इन HPSC स्क्रीनिंग, लेकिन उसके बाद रिजेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। सिफत अरोड़ा NET नीट दिसंबर 2024 स्कोर 212, उसमें रिजेक्ट। सुनिधि पांचाल ये BA ऑनर्स रैंक 3rd, MA इंग्लिश रैंक 3rd MDU सुनिधि पांचाल, मगर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में फेल। प्रियंका गोल्ड मेडलिस्ट BA ऑनर्स MA, मगर उसमें प्रियंका का नंबर हमारी बहन का नहीं आया। डॉक्टर स्वाति शर्मा MA इंग्लिश PhD NET SET, नंबर नहीं आया। प्रियंका राजपूत 4 times NET क्वालिफाइड, नंबर नहीं आया। अंशु यादव ये NET JRF क्वालिफाइड स्क्रीनिंग में 66 BCB कैटेगरी, नंबर नहीं आया। निकिता मलिक ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 रैंक NET JRF 100 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1, मगर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में इनको HPSC द्वारा रिजेक्ट कर दिया। ये इस तरह के 50 उदाहरण। और फिर कहा जाता है, अभी एक आपको ध्यान होगा, HPSC की PGT कंप्यूटर साइंस की एक लिस्ट आई जिसमें 1711 में से केवल 39 चयनित हुए, 39, बाकी सीटें खाली। हाजी कंप्यूटर में तेज नहीं हरियाणा वाले, बताओ। मैं तो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, मैं तो अमेरिका में भी काम किया है। अमेरिका में जहां जिस यूनिवर्सिटी में रहा वहां मैंने टॉप किया, यहीं से पढ़ के गया था। फिर आया जी, चलो किस चीज में, ADM एग्रीकल्चर 600 में से 50 खाली, 550 नहीं, 600 में से 50 भरे, 550 खाली। एग्रीकल्चर में भी ठीक नहीं है, बताओ भाई, उसमें भी ज्यादातर खाली। ये क्या चल रहा है, ये हमारी समझ से परे की बात है। और फिर बाहर के लेक्चर बुक भी टेक्निकल एजुकेशन से बताया, अभी हमारी बहन ने 157 में 103 बाहर के। LCS में से 1/3 बाहर के। किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं है, वहां सिविल सर्विसेज में, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर में 8% भी हरियाणा के युवा नहीं, और PGT भर्ती के में लगभग आधे हरियाणा से बाहर के। तो ये जो सारी बातें हैं ये स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा का नौजवान कहां जाए? बड़े बड़े विकास के रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स जो हरियाणा में हमारी सरकार में हमने मंजूर कराए थे, वो भी हरियाणा के बाहर चले गए। एयरपोर्ट जो महम में आना था अंतर्राष्ट्रीय, वो चला गया नोएडा में। रेल कोच फैक्ट्री जो आनी थी सोनीपत और जींद के बीच में, वो रेल कोच फैक्ट्री चलेगी वाराणसी में। जो गुड़गांव में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी, वो चलेगी गांधीनगर गुजरात में। तो ये सारे प्रोजेक्ट बाहर चले गए। युवाओं को ना तो इनमें रोजगार मिला, नहीं तो लाखों को मिलता। और HPSC के अंदर भी बाहर के बच्चे लग रहे हैं। तो हरियाणा का नौजवान कहां जाए? इन बातों को लेकर ये 5 मांगे 4 मांगे हमारी है मुख्य रूप से, कि तुरंत इन मांगों को माना जाए। HPSC के चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए और किसी काबिल हरियाणा के नागरिक को यह अवसर मिले, जैसे बाकी 28 के 28 प्रदेशों में नहीं है। अपने प्रदेश से बाहरी चेयरमैन, जो कि बाहरी युवाओं को का सिलेक्शन और हरियाणा के युवाओं के रिजेक्शन का कमीशन चला रहे हैं, ऐसे चेयरमैन का हमारे स्वीकार्य नहीं। हमारी मांग है कि PGT कंप्यूटर साइंस परीक्षा तुरंत रद्द की जाए, जो अभी जिसमें इसका अभी मैंने जिक्र किया कि 1711 में केवल 39 सिलेक्शन, बाकी खाली। और हमारी मांग है भाजपा सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके बताए पिछले
2014 से लेकर एचपीएससी की कुल कितनी भर्ती की और उनमें से कितने हरियाणा के युवाओं का चयन हुआ, ये हमें बताएं ब्लैक एंड व्हाइट। 14 से लेकर अब तक इन 11.5 वर्षों में हरियाणा में कितनी सिलेक्शन हुई एचपीएससी में और कितने भारी हुए, इस बात को प्रदेश की जनता के सामने रखा जाए ताकि प्रदेश की जनता के सामने सच आ जाए सामने कि ये कि हरियाणा विरोधी मानसिकता से चलाई गई सरकार है, चल रही सरकार है। इन बातों को, इन मांगों को रख लेकर, जैसा कि हमें बताया 17 फरवरी 2026 यानी कि 17 को संसद सत्र के तुरंत बाद, जैसे मैंने कहा कि संसद से लेकर विधानसभा से लेकर और सड़क तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय सांसद वरुण मुलाना जी, आदरणीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, आदरणीय विधायक ममन जी, हमारे भाई तरुण तेवतिया जी, हमारे भाई नाजिम इजराइल जी, हमारे सभी साथी सांसद विधायक भी उपस्थित हैं। संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। और जिसकी शुरुआत 17 फरवरी को एचपीएससी घेराव, जिसमें मैं धन्यवाद करता हूं यूथ कांग्रेस का कि भाई यूथ कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। और प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि ज्यादा ज्यादा पहुंचे, प्रदेश के युवा कूच करें, पंचकुला पहुंचे। जो हमारे एचपीएससी के जो धरने पे बैठे हैं, सारी जिनने सारा जाटा काट दिया, वहां इतनी ठंड में बैठे हुए अपने टेंट में अपने हकों के लिए, उन नौजवानों का साथ देने के लिए हमारे हैं, युवा कांग्रेस का साथ देने के लिए आ रहे हैं। और आप भी, प्रदेश के युवा भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। 17 फरवरी को एचपीएससी का घेराव करेंगे, आर पार की लड़ाई की शुरुआत वहां शंखनाद बिगुल बजाया जाएगा। ये जो सारे विषय, जिन विषयों को आज उजागर किया गया हमारी बहन द्वारा, और बाकी सभी लगातार इस विषयों पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं सारे एक्टिविस्ट, उनकी आवाज को लेकर ये लड़ाई वहां पे हम लड़ेंगे। तो आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही आपको बताने का विषय था और आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को यही अपील करने का विषय था। धन्यवाद। बाकी कोई विषय हो इस पे तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा पार्लियामेंट की चल रही है सर, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? और पार्लियामेंट की जहां तक बात है, वजह भी स्पष्ट है, आपको भी पता है। और देश के लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का स्थान है। अगर देश के नेता विपक्ष को लोकसभा में बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तो ये प्रजातंत्र के हक में नहीं है। ये जो लगातार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार के इशारे पर नेता विपक्ष को रोका जा रहा है, और आज तो ये कहा गया मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा कि जिस विषय पे सहमति बनेगी उस विषय पे बोले नेता विपक्ष। अगर सरकार की सहमति से ही बोलना है तो फिर विपक्ष की जरूरत नहीं है, फिर सत्ता पक्ष के लोग ही बहुत हैं। और अगर विपक्षहीन संसद आप चाहते हो और विपक्ष रहित लोकतंत्र आप चाहते हो तो संवैधानिक लोकतंत्र जो संविधान निर्माताओं ने जिसकी कल्पना कही थी, आज वो कल्पना खतरे में है। इसीलिए, और ये संसद की पिछले 22 साल से मैं भी संसद का सदस्य हूं, मैंने भी इसकी परंपरा देखी है। संसद की परंपराएं हैं, संसद की पद्धति है कि नेता विपक्ष अगर इंटरवीन करके अगर कोई विषय, किसी विषय पे देश हित में अपनी बात रखना चाहे तो उनको संपूर्ण अधिकार है। यह सरकार को भी उसका जवाब देना चाहे इंटरवीन करके बीच में, सरकार का कोई भी मंत्री दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से पहली बार मैं देख रहा हूं कि नेता विपक्ष को अपने जिस विषय पे वो रखना चाहते हैं उस विषय पर इजाजत नहीं दे रहे, परमिशन ही नहीं दे रहे। और आज भी नेता विपक्ष राहुल जी को बार बार रोका गया। बजट के लिए हम तैयार हो गए थे, हमने कहा बजट का डिस्कशन कराओ, लेकिन बजट के डिस्कशन से पहले 5 मिनट के लिए आप इंटरवीन कराए नेता विपक्ष को। वो कुछ विषयों पे अपनी बात रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के डिबेट पे भी उनको जगह नहीं मिली, समय नहीं मिला। और बजट के बाद भी उनको कहा कि भाई जिस विषय पे सरकार सहमत हो उस पर रख लो आप। ये क्या है? सरकार की सहमति से बोलने के लिए गए हैं क्या हम?
अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं आप लोग? अविश्वास प्रस्ताव के आरे की देखिए, इसमें जो हमारी रणनीति बनेगी उसकी अधिकृत जानकारी आपको शीघ्र मिलेगी। एमपी साहब, एक लापरवाही का मामला आपने उठाया था जब बास्केटबॉल टूट गया था। हाल ही में फरीदाबाद में एक लापरवाही हुई है, झूला टूटा है उसमें। देखिए, फरीदाबाद के अंदर ये पहली मर्तबा नहीं झूला टूटा। आज हमारे फरीदाबाद से हमारे बीच में तरुण तेवतिया जी, तकबीर तेवतिया जी विधायक जी के सुपुत्र हैं, नाजिम इजराइल जी जो हमारे विधायक हैं, उनके सुपुत्र वो भी बैठे हैं आज पंचासी में। आपने देखा कि ये तीसरी बार टूटा है, 2019 में भी टूटा था, तीनों बार बीजेपी की सरकार में टूटा है। और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन और ये मंत्रालय और इनके मंत्री अगर अंधाधुंध परमिशन दे रहे हैं और इसको पैसे कमाने का एक जरिया माना गया है कि स्टॉल दे दो आप, तो सुरक्षा का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी उसी प्रशासन की है जो अंधाधुंध परमिशन दे रहे हैं। आप ये नहीं कि परमिशन दे दिया, उनसे पैसे ले लिया, सुरक्षा प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी नहीं। तो मेरी मांग है कि इसमें सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा जो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने अपने जिनकी जान की कुर्बानी दी है, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को और उनके परिजन को शक्ति दे। हमारी मांग है कि उनके परिवार की आर्थिक सहायता की जाए, एक नौकरी दी जाए उस परिवार में। जिनको चोटिल हुए हैं उन सबको कोई ना कोई कंपनसेशन मिले। और किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तय हो, मंत्री की जिम्मेदारी है, जो जिनके पास ये मंत्रालय है, क्या उनकी जिम्मेदारी है? क्या अफसर की जिम्मेदारी है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री जी की तो स्टेटमेंट ऐसी आती है, जिम्मेदारी किसी की नहीं है, उनकी तो स्टेटमेंट ऐसी थी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं ये स्वीकार्य नहीं है और इसमें किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।